समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, ये सब के सब लोडर हैं। ये योगी मोदी का जूता पालिश करते हैं, इनकी औकात नहीं। इस देश में सामाजिक न्याय के आंदोलनों का एक नारा हुआ करता था, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। महात्मा फूले हों या ईवी रामासामी नायकर पेरियार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तमाम सामाजिक न्याय के विचारकों ने आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अपनी डिग्निटी का आंदोलन चलाया। इस पूरे सामाजिक न्याय के आंदोलन की अगर मुझसे आप पूछें तो दो ही धुरी है, एक तो ये आत्मसम्मान, स्वाभिमान, और दूसरा हक हुकूक, हिस्सेदारी मिले, इसके लिए लड़ाई लंबी चली। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रास्ते अख्तियार किए, बहुत सारे लोगों ने इसकी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, बहुत सारे लोगों ने इसे सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की तरह लड़ा। हम जब फूले अंबेडकर की बात करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा की बात करते हैं, बीपी मंडल की बात करते हैं, मान्यवर कांशी राम की बात करते हैं, तब ये दिखता है कि हम उस सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में तब्दील करके इज्जत, स्वाभिमान और हक अधिकार, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। मान्यवर कांशी राम ने उत्तर भारत में इस लड़ाई को मजबूत किया। एक ज़माने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिल करके इस डिग्निटी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जब मंडल कमीशन बना रहे थे, तब उसकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। मान्यवर कांशी राम ने उत्तर भारत में ढेर सारे नेता पैदा किए। मान्यवर कांशी राम ने सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के जरिए एक पूरे उत्तर भारत के परिदृश्य को बदल कर रख दिया। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने तमाम जातियों के नेता पैदा किए। मान्यवर कांशी राम की भूमिका को कभी भी, उस सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की, राजनीतिक आंदोलन की भूमिका को जब देखा जाएगा, मरहूम नेताजी रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी की भूमिका को जब देखा जाएगा, तो इस बात के लिए दर्ज किया जाएगा कि तमाम पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय के नेताओं के बीच इन्होंने आत्मविश्वास भरा। तो जिस वीडियो का जिक्र मैं आपसे कर रहा था, मान्यवर कांशी राम की नर्सरी से निकले एक धुरंधर नेता, मैं जब भी इनका जिक्र करता हूं तो बहुत सम्मान के साथ करता हूं, ओम प्रकाश राजभर। ये जिस तबके के बीच से निकलकर, जिस पृष्ठभूमि से निकलकर नेता बने, उस संघर्ष को हमेशा सलाम और सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब वो बीजेपी के साथ गए, लंबे समय से अपनी पार्टी बनाकर काम किया, तो चुनाव तो जीते मगर हक, अधिकार, सम्मान नहीं मिला। इसलिए वो बीजेपी में मंत्री बने, मगर अपने बेटे की जब शादी थी तो इतनी भी सुनवाई एक मंत्री की नहीं थी पिछली बार के उत्तर प्रदेश सरकार में कि वो अपनी शादी के लिए अपने दरवाजे आने का रास्ता भी बनवा सकें। फावड़ा लेकर खुद सड़क पर उतर गए और सड़क बनाने लगे। अच्छी बात ये रही कि खुददारी जागी, खुद मुख्तारी जागी, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े। 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे। राजनीति है, रुख बदलती रहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कई बार आप 9 एमएलए के बाद भी जिसे राज्यसभा भेज दें, वह भी आपको दगा दे देते हैं। राजनीति में उठापटक का खेल चलता रहता है। लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन में शामिल रहे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर कोई कसर नहीं छोड़ी हमलावर होने की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी में जितने भी पिछड़े नेता होते हैं वो केवल लोडर होते हैं, लीडर नहीं होते। वे केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जूते साफ करने के होते हैं। असल में ये सच था जो ओम प्रकाश राजभर जैसा खरा खरा नेता बोल रहा था। ओम प्रकाश राजभर स्वाभिमान की, मान्यवर कांशी राम और माननीय नेताजी की लड़ाई जो थी, उसको लड़ने वाले एक जमीनी नेता रहे। इसलिए जब वो बोल रहे थे तो लग रहा था कि कोई सच बोल रहा है, और उन्होंने इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाया। 22 के चुनाव को मजबूती से लड़ा, सत्ता और साजिश का शिकार हो गया,
समाजवादियों का ये गठबंधन, अंबेडकरवादियों का ये गठबंधन, सामाजिक न्यायवादियों का ये गठबंधन, और वो सत्ता में नहीं आ पाए और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। उसके बाद से ही चाहे आप डर कह लें, चाहे लालच, चाहे आप लोभ कह लें, चाहे कोई और चीज़, वो गठबंधन टूटने लगा। ओम प्रकाश राजभर अपने दोनों बेटों के साथ बीजेपी में चले गए। बीजेपी में तो गए, लेकिन इम्तिहान लगा दिया कि पहले घोसी उपचुनाव जिताओगे तब मंत्री बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े धूमधाम से कह दिया था चल सन्यासी मंदिर में, और सन्यासी ने इसे दिल पर ले लिया था। दिल्ली का दबाव था कि चाहे कुछ भी हो जाए ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाना है। लखनऊ ने मंत्री बनाया, लेकिन एक दिन पहले बनाया ताकि अगले दिन आचार संहिता लग जाए और वो फाइल भी न देख पाएं। आज ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं और उनके दोनों बेटे भाजपा के परिवारवादी आरोपों को दरकिनार करते हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जब भी परिवारवाद पर हमला करते हैं और जितने भी भाषण दिए हैं उन सब पर एक लीपापोती वाला पेंट लगाकर ओम प्रकाश राजभर अपने दोनों बेटों के साथ बीजेपी के साथ खड़े हो गए। और आज बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर को घोसी से प्रत्याशी बना दिया। पूरी वीडियो इस बात पर केंद्रित है कि अरविंद राजभर चुनाव लड़ने के लिए जब घोसी गए हैं तो उनके प्रचार का काम चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, और जब वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जाते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि यहाँ के कार्यकर्ता तो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर से बहुत नाराज हैं। अभी इस बात की जांच होना बाकी है कि वो कार्यकर्ता कौन से थे, क्या किसी एक जाति के थे, क्या इसी एक तबके के थे, या एक सामान्य कार्यकर्ता थे जिसमें दलित पिछड़े भी थे, अभी ये पता नहीं। लेकिन उम्मीद ऐसी की जाती है कि ब्रजेश पाठक जिस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं उसमें खास तरह के कार्यकर्ता रहे होंगे, और उनकी नाराजगी जब ब्रजेश पाठक ने देखी तो फिर से इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि ब्रजेश पाठक कहते हैं माफी मांगो, माफी मांगो, तो पहले वो झुकते हैं, फिर कहते हैं घुटनों के बल बैठो और झुको। इसलिए ये पूरी पृष्ठभूमि में जो पूरे सामाजिक न्याय आंदोलन की लड़ाई थी, स्वाभिमान और खुददारी की लड़ाई थी। अगर हम स्वाभिमान से नहीं खड़े हो सके तो हम हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। फिर से देखिए इस दृश्य को, बार बार देखिए इस दृश्य को। ये झुकाने वाला शख्स का नाम है ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और हाथ पर घुटनों पर बैठकर, गर्दन झुकाकर, हाथ जोड़कर झुक जाने वाले शख्स का नाम है अरविंद राजभर। और इस तरह से यह पूरा का पूरा दृश्य उस पूरी लड़ाई को एक धब्बे की तरह सामने लाता है। राजनीति का खेल बहुत लंबा होता है। राजनीति में कई बार कई तरह के गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं। कई चीजें अंदर होती हैं जो दो नेता आपस में बात कर रहे होते हैं, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या दे रहा है। इन दोनों के बीच जब रिश्ता टूट जाता है तो बाहर निकलकर हमला जब होता है तो इस बात पर नहीं होता कि हम ये मांगे थे, ये इन्होंने नहीं दिया, इसलिए हम उनको तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बाहर की बात ये होती है कि वो रास्ते से भटक गए हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए हम अलग से लड़ाई लड़ेंगे। राजनीति है, राजनीति में जो दिखता है वही सच नहीं होता। लेकिन तमाम तरह के विपक्षी दलों पर जब आप आरोप लगा रहे हों, जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के परिवारवाद पर भाषण को सुन रहे हों, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उसी परिवारवाद की परिभाषाओं पर धता बताते हुए घोसी से प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और आज उनको माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठना पड़ा है। ये माफी उनका समाज भी देख रहा होगा, ये दृश्य उनका समाज भी देख रहा होगा। वो समाज जिसे मानवर कांशीराम ने स्वाभिमान से तन कर खड़ा होना सिखाया, वो समाज जिसे मरहूम नेताजी ने तन कर खड़ा होना और हक के लिए लड़ना सिखाया, वो समाज जिसमें आत्मविश्वास भरने का काम ओम प्रकाश राजभर जी ने खुद किया है, उस समाज के अगली कड़ी को घुटनों पर बैठाकर झुक करके माफी मांगने को मजबूर करने वाली राजनीति एक बार आज उस समाज के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी है। चुनाव बहुत आएंगे जाएंगे, चुनाव जीते जाएंगे, हारे जाएंगे। चुनाव जीतने और हारने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन ऐसे दृश्य उस समाज के आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं जो समाज अपने नेता में ताकत देखता है, अपने नेता में हिम्मत देखता है,
अपने नेता में खुददारी देखता है, और उस खुददारी और हिम्मत से जब कोई दगा देता है, विचारधारा से जब कोई रिश्ता तोड़ता है, तो मुझे उम्मीद है कि वो समाज भी उस रिश्ते को छोड़ देता है। इस बात के साथ इसका मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है कि आज इस चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।